सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 12। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोजिंग ने सिल्वर बॉक्स के ट्रेजर को हासिल करके होली लेवल की टेक्निक को अचीव किया, जिसके बाद जाओ इन लोगों से ट्रेजर छीनना चाहती थी, मगर बेली हांग और लियोजिंग ने मिलकर उसे उल्लू बनाया। जिसके बाद ये लोग सीनियर शेनफेंग के पास चले गए, जो कि एक खतरनाक बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे। अब आगे तो हम देखते कि सीनियर शेनफेंग ने उस बीस्ट को तो खत्म कर दिया था, लेकिन ऐसा तो शेनफेंग को लग रहा था। हालांकि वो बीस्ट तो जिंदा था। अब वो शेनफेंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उस बीस्ट को बेली हांग ने भी देख लिया था। वो शेनफेंग को बता रहा था कि भाई जरा संभाल के, तुम्हारे पीछे बीस्ट है। जिसके बाद बेली हांग लियोजिंग से कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ शेनफेंग की मदद करने। अब लियोजिंग तो उसे रोक रहा था। वो कहता है कि शेनफेंग को किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन तब तक बेली हांग वहाँ से बहुत दूर पहुँच चुका था। इधर वो बीस्ट अपनी पावर को जमा करके शेनफेंग पर अटैक कर रहा था। तो शेनफेंग भी अपनी सूंड की मदद से उन आग के गोलों को काटने लगते हैं। और तभी वो देखते कि बेली हांग वहाँ पर पहुँच चुका है। वो कहता है कि सीनियर, मैं हूँ लियोजिंग का अच्छा भाई, मेरा नाम है बेली हांग और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मगर शेनफेंग उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। वो तो बस उस बीस्ट से निपटने की फिराक में थे। लेकिन बेली हांग कहाँ ही उनका पीछा छोड़ने वाला था। वो कहता है कि लियोजिंग का बड़ा भाई यानी कि मेरा बड़ा भाई, मैं इस मॉन्स्टर को मारने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। इधर वो मॉन्स्टर लगातार उन पर फायर से हमला कर रहा था, जिसे शेनफेंग अपनी थंडर स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर रहे थे। इसीलिए बेली हांग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। अब इन दोनों ने मिलकर एक साथ उस मॉन्स्टर पर अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इधर बेली हांग शेनफेंग से पूछ रहा था कि भाई आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो बात करो। और तभी वो मॉन्स्टर आके उसे निगलने ही वाला था। तो शेनफेंग तुरंत ही बेली हांग को पकड़ के साइड में खींच देते हैं, जिससे बेली हांग की जान बच गई थी। इधर बेली हांग तो नीचे आ चुका था, मगर शेनफेंग अभी भी उस बीस्ट के साथ आसमान में फाइट कर रहे थे। वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके थंडर स्काई स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं। अब उन्होंने उस बीस्ट पर खतरनाक थंडर अटैक कर दिया, जिसमें उस बीस्ट की आत्मा तक हिल जाती है। और अब वो थंडर स्काई स्वॉर्ड अपनी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए इस बीस्ट पर खतरनाक अटैक कर देती है, जिसमें वो बीस्ट खत्म होकर सीधा बेली हांग के सामने पटक जाता है। और शेनफेंग उस बीस्ट के सिर पर सवार थे। तब तक वहाँ पर लियोजिंग और डायना भी पहुँच जाते हैं। लियोजिंग अपने दोस्तों को बता रहा था कि देखा मेरे भाई का कमाल, उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं होती। जिस पर डायना कह रही थी कि इनका सोड इंटेंशन काफी अच्छा है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि क्लियर स्काई के पास काफी अच्छे अच्छे डिसाइपल्स हैं। इधर बेली हांग को तो खाने की ही पड़ी थी। वो कह रहा था कि थंडर में भुन के इसकी खुशबू बहुत डिलीशियस आ रही है, क्या हम इसे खा सकते हैं। अब उस सांप को खाने के इरादे से उसके करीब जाने लगता है, लेकिन तभी वो अपना मुंह खोल के उसके अंदर से और एक बीस्ट बाहर आ जाता है। बेली हांग का तो छोड़ ही दो, वो बीस्ट उसे खाने वाला था, मगर उससे पहले शेनफेंग ने अपनी धारदार स्वॉर्ड से उस बीस्ट पर अटैक कर दिया, जिससे वो बीस्ट खत्म होके गायब हो चुका था। बेली हांग कह रहा था कि वाह आप कितने बहादुर हो। और तभी लियोजिंग शेनफेंग को बताने लगता है कि दोनों मेरे नए दोस्त थे, जिनसे मेरी कॉन्टेस्ट के दौरान जान पहचान हुई। ये बंदा जो आपको कब से परेशान कर रहा है, इसका नाम है बेली हांग और ये है ब्रदर डायना। अब यहाँ पर लियोजिंग उसे ब्रदर बोल रहा था, क्योंकि डायना ने सबको बता के रखा था कि वो दिखती लड़की जैसी है, मगर है वो एक लड़का। जिसके बाद वो शेनफेंग का भी इंट्रोडक्शन इन लोगों को दे देता है। वो कह रहा था कि ये मेरे सीनियर भाई है। और तभी बेली हांग उनसे पूछ रहा था कि भैया आपको कैसे पता चला कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा है। वाकई आपकी वो मूव काफी जबरदस्त थी, क्या आप मुझे आपका डिसाइपल बना सकते हो। जिस पर शेनफेंग कहते कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने तो बस तुम्हारी जान बचाई है। जिसके बाद वो अपनी सूंड पर सवार हो के वहाँ से चले जाते हैं। तो बेली हांग लियोजिंग को बता रहा था कि मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस कह रहा है कि तुम्हारा बड़ा भाई काफी कोल्ड है। ऐसा लगता है कि वो अंदर से बहुत स्ट्रिक्ट है, मगर है तो बहुत नरम दिल। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल तन्हा है, उनके कोई दोस्त नहीं होंगे, खासकर उनके पास मेरे जैसे जोशीले और ईमानदार दोस्तों की कमी है। वेल यहाँ पर वो लियोजिंग को टॉन्ट मार रहा था। जिसके बाद दोबारा से शेनफेंग के पीछे जाने लगता है। लियोजिंग उससे कह रहा था कि भाई रुक जा, सीनियर शेनफेंग को अकेला छोड़ दे। लेकिन ना, बेली हांग को तो उनकी तन्हाई दूर करनी थी। डायना कहती कि मुझे तो ये दोनों एक नॉवल के हीरो जैसे लग रहे हैं। जिस पर लियोजिंग कहने लगता है कि चलो अब हमें भी उनके पीछे जाना पड़ेगा। इधर बेली हांग शेनफेंग से पूछ रहा था कि भाई आपकी फेवरेट डिश कौन सी है, क्या आपने कभी वेस्टर्न रीजन में मिलने वाले पिग्स खाए हैं। उन पिग्स का मीट ना बहुत टेंडर होता है, मेरी मानिए और एक बार उसे जरूर से ट्राई कीजिए। मगर शेनफेंग बेली हांग को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, वो तो बस उसे घूरते जा रहे थे। जिसके बाद बेली हांग उनसे पूछ रहा था कि भाई क्या आपको किताबें पढ़ना पसंद है। मेरी मानिए तो एक बुक पढ़ी है, वो बहुत मस्त है। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले शेनफेंग अपनी स्पीड बढ़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो बेली हांग चिल्लाकर बता रहा था कि भाई बुक की
नाम तो सुन लेते, आप तो पहले ही भाग गए। जिसके बाद ये लोग क्लाउड पैलेस के डेथ रोड कैनियन में पहुंच गए थे। वहाँ की चट्टानों पर कुछ लिखा हुआ था। डायना उन चट्टानों पर लिखी हुई साइन पढ़ती है। वो बताती है कि यहाँ पर 2 रास्ते हैं, एक है रोड टू डेथ और दूसरा है रोड टू लाइफ। रोड टू लाइफ पर जो मॉन्स्टर्स है वो इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, मगर ये रास्ता ट्रायल एग्जिट से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि हमें एंड तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। वहीं पर रोड टू डेथ एक शॉर्टकट है, इससे हम बहुत जल्दी ट्रायल के एग्जिट तक पहुँच सकते हैं, मगर ये रास्ता उतना ही ज्यादा खतरनाक है। जब भी क्लाउड पैलेस में ट्रायल्स होती है तब यहाँ पर कोई ना कोई डिसाइपल जरूर मारा जाता है। अब ये सुनकर शेनफिंग उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें तो इस रास्ते के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, क्या तुम यहाँ पहले भी आए थे? जिस पर डायना कंफ्यूज होकर बताने लगती है कि अरे इन रास्तों के बारे में तो कई सारी स्टोरी बुक में लिखा हुआ है और ऐसी कई सारी किताबें मैंने ऑलरेडी रीड की है। साथ ही मैंने मेरी कजिन से इन्फॉर्मेशन पूछी थी और उसने इन्फॉर्मेशन के बदले मेरे से ढेर सारे क्रिस्टल लिए। खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन सी पाथ पर जाने वाले हो, लाइफ वाली या फिर डेथ वाली? तो ये लोग उन दोनों रास्तों को गौर से देखने लगते हैं। लाइफ वाली पाथ एकदम खूबसूरत थी, मगर डेथ वाला रोड बहुत ज्यादा भयानक था। लियोजिंग बताता है कि भाई मैं तो डेथ रोड से ही जाने वाला हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक शॉर्टकट है और मेरी स्पीड बहुत फास्ट है, तो मैं यहाँ से जल्दी से गुजर जाऊंगा। शेनफिंग कहते हाँ मैं भी इसी रोड से जाने वाला हूँ। जिस पर बेली हॉन्ग कह रहा था कि फाइनली मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो कि बहुत बहादुर है। दोस्तों मैं भी इसी रास्ते से आने वाला हूँ। तो डायना भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये लोग डेथ रोड पर रवाना हो जाते हैं। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक थी। वहाँ का माहौल देखते ही शेनफिंग अपनी सोड बाहर निकाल लेते हैं। वो कह रहे थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिस पर बेली हॉन्ग कह रहा था कि ये जगह तो डिट्टो जहन्नम जैसी लग रही है, मानो हम किसी कब्रिस्तान में आए हो। और तभी इन लोगों पर एक डीमन अटैक कर देता है, मगर शेनफिंग ने तुरंत ही उसे खत्म कर दिया था। अब लियोजिंग भी अपनी सोड निकाल लेता है और तभी लोग देखते कि उन पर डीमन का पूरा की पूरा झुंड हमला करने आ रहा है। इन डीमंस को यक्षास कहा जाता था। अब शेनफिंग एक ही बार में यक्षा को काट के चट्टान पर चिपका देते हैं, जिसके बाद सीधा उन्होंने जंप लगा दी थी। अब वो अकेले ही उन यक्षास के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने बड़ी बेरहमी से यक्षा को काट के नीचे गिरा दिया था, जिसके बाद शेनफिंग भी नीचे आ जाते हैं। और तभी लियोजिंग देखता है कि यक्षास का दूसरा झुंड उन पर हमला करने आ रहा है। तो लियोजिंग उनमें से एक यक्षा को बहुत ही स्टाइलिश अंदाज में खत्म कर देता है। इधर डायना एक यक्षा को अपने आइस पावर से चोक कर रही थी, जिससे वो यक्षा तड़पने लगता है। डायना दिल में ही कह रही थी कि बाप रे ये कितना घटिया बास मारता है, अब मुझे तो इसे जल्दी से खत्म करना पड़ेगा। मगर डायना को उस यक्षा को मारने में बहुत समय लग रहा था, इसलिए लियोजिंग दूर से ही अपनी सोड उस पर थ्रो करके उसे खत्म कर देता है। अब डायना लियोजिंग से कह रही थी कि अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया, नहीं तो उसकी बदबू से ही मेरी जान चली जाती। अब तो उस यक्षा की पूरी बदबू मेरे ड्रेस पर लग चुकी है, पता नहीं मैं इसे कैसे हटा पाऊंगी। तो लियोजिंग अपनी सोड को वापस लेते हुए कह रहा था कि तुम खुद को एक लड़का बताते हो, मगर तुम्हारी सारी हरकतें औरतों जैसी है। मैंने तुम्हारे जैसा लड़का आज तक नहीं देखा। खैर वो सब छोड़ो, वैसे इन मॉन्स्टर्स को यक्षा कहा जाता है। तो डायना उसे बताती है कि ये सिर्फ यक्षा नहीं बल्कि इफिटियन यक्षास है। इधर बेली हॉन्ग कई सारे यक्षास के साथ अकेला ही फाइट कर रहा था। तब तक वहाँ पर और कई सारे यक्षास आने लगते हैं और इस वक्त बेली हॉन्ग अपनी बेहतरीन कॉम्बैट स्किल से एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और तभी हम देखते कि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे यक्षास थे जो वहाँ की पहाड़ों पर छुपे हुए थे, जो अब इन लोगों को खत्म करने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये सिर्फ 4 थे और वहाँ पर हजारों यक्षास थे। अब इतने सारे यक्षास को देख के बेली हॉन्ग कह रहा था कि वहाँ के यक्षास तो बच्चे पैदा करने में 1 नंबर पर आते हैं, शायद इनकी फर्टिलिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब लियोजिंग कह रहा था कि हम इतने सारे यक्षास से एक साथ फाइट नहीं कर सकते। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन यक्षास पर अटैक करके तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर कर दूंगा, तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। जिसके बाद लियोजिंग ने यक्षास पर खतरनाक अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी फायर क्रिएट हो जाती है और उसी का फायदा उठाकर ये लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। यक्षास अभी भी इनके पीछे थे, मगर लियोजिंग ने किए हमले में कुछ यक्षास मर के नीचे गिर जाते हैं। उनकी बॉडी से एक स्ट्रेंज ऑरा रिलीज हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टियानिया पी को देखते हैं, जो अकेला ही कुछ यक्षास के साथ फाइट कर रहा था, मगर यक्षास तादाद में बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से वो गोल्डन बेल क्रिएट करके खुद को बचाने लगते हैं। मगर वो यक्षास तो उस बेल पर भी अटैक कर रहे थे। वो अपने जबरदस्त पंच के साथ उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनके मुसलसल पंचेस से बेल पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे, जिसे देखकर टियानिया पी कर्मा फायर डीमन को एक्टिवेट कर देते हैं। कर्मा फायर की वजह से वो सारे यक्षास बहुत दूर फेंके जाते हैं और इसी के चलते वो सारे यक्षास खत्म हो चुके थे। अब टियानिया पी भी गोल्डन बेल को हटाकर बाहर आ जाता है। अब वो नशे में झूमते हुए अपनी शराब की कुप्पी बाहर निकाल लेता है, मगर उसमें बस 2-4 बूंदे ही शराब थी। ओके अरे यार इसे भी अभी खत्म होना था। वैसे भी डेथ रोड बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ के मॉन्स्टर्स को मार मार के मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो
चुकी है, ऊपर से मेरी शराब भी खत्म हो गई। पता नहीं मेरे दोनों भाई कहाँ पर होंगे। दरअसल वो शेनफिंग और लियोजिंग के बारे में बात कर रहा था कि तभी उसे उनकी आवाज आती है, तो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर उसके दोस्त थे। वो कहता है, वाह अच्छा हुआ तुम सही टाइम पे आए हो, क्या तुम लोगों के पास शराब है? वो क्या है ना, मेरी खत्म हो गई। तो ये चारों भी भागते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इनके पीछे यक्षास की पूरी फौज थी। टियान याओ तो ये मंजर देख के हैरान था। अब वो अपनी शराब की प्याली फेंकते हुए कह रहा था कि भाई मुझे शराब नहीं चाहिए, प्लीज तुम लोग मेरे पास मत आना। जिसके बाद वो भी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, मगर वो तो फुल नशे में धुत था, जिस वजह से उसके दोस्त उसके आगे चले जाते हैं। अब अगर उसे स्पीड बढ़ानी है तो और शराब की जरूरत थी, तो शेनफिंग तुरंत ही अपनी शराब की प्याली उसे दे देते हैं। लेकिन उसे पीने के बावजूद भी टियानियो भी भाग नहीं सकता था, इसलिए वो थक हार कर एक जगह पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि मेरी ट्रू एनर्जी एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो बताओ मेरे भाइयों, तुम में से कौन मुझे अपनी पीठ पर सवार करेगा? अगर तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते तो फिर तुम में से किसी को तो मुझे अपनी पीठ पर ले जाना होगा। तो सीनियर शेनफिंग और लियोजिंग एक जगह पर रुक जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि पहला उन्होंने यक्षास को खत्म करना चाहिए, इसलिए वो भागते हुए यक्षास के पास आ जाते हैं। सीनियर शेनफिंग ने अपने थंडर की पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वो अपनी सोड घुमाते हुए एक्सट्रीम थंडर सोड इंटेंट को एक्टिवेट कर देते हैं। इधर लियोजिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सोड बाहर निकाल ली थी। इस टेक्निक को टियानशा सोडमैनशिप कहा जाता था। इस वजह से लियोजिंग की पूरी बॉडी और सोड में से खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लगती है। वही दूसरी तरफ शेनफिंग ने वहाँ के सारे पत्थरों को हवा में उठा लिया था। वन बाय वन उनके थंडर की पावर उन सभी पत्थरों में जा रही थी, जिसके बाद ये दोनों अपनी पावर्स को एक करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ थी शेनफिंग की एक्सट्रीम थंडर पावर, वही दूसरी तरफ थी लियोजिंग की टियानशा सोडमैनशिप की पावर। अभी दोनों पावर एक हो जाती है, जिस वजह से उस पूरी जगह पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उस पूरी जगह पर आग ही आग फैल गई थी, साथ ही वहाँ मौजूद सारे पहाड़ शेक हो रहे थे। इधर बिली हॉन्ग और डायना ये जबरदस्त पावर देखकर हैरान थे। बिली हॉन्ग कह रहा था कि ये दोनों कितने ज्यादा पावरफुल है, अगर इनके पास इतनी खतरनाक पावर है तो भला हम पहले ही वहाँ से भाग के क्यों आए, हमें तो भागने की जरूरत भी नहीं थी। तो डायना उसे समझाने लगती है कि उन दोनों को ट्रायल जल्दी से पास करनी थी, अगर वो यक्षास के साथ फाइट करते तो उनका वहीं पर समय जाया होता। जिस पर बिली हॉन्ग कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात थी तो फिर ये अभी फाइट क्यों कर रहे हैं, अभी इनका समय वेस्ट नहीं हो रहा क्या? जिस पर डायना कहती कि शायद ये लोग उस बंदे को ज्यादा पसंद नहीं करते, अगर ये लोग यक्षास को नहीं मारते तो उन्हें इस बंदे को अपनी पीठ पर ले जाना पड़ता, और शायद वो दोनों भी इसे कैरी नहीं करना चाहते। टियानियो पी ने भी उसकी बातें सुन ली थी, जिसके बाद वो जैसे तैसे उठ जाता है। जिसके बाद वो कहता है लड़की, तो कहती मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। तो टियानियो पी कहते हैं, अच्छा शायद मैं लड़कियों को समझने में थोड़ा सा कच्चा हूँ। अब वो डायना के एकदम करीब आ चुका था। वो कहता है, भाई जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी स्किन एकदम स्मूथ है, जैसे कि वो कोई जेड हो, और तुम्हारी कमर भी काफी पतली है। तुम्हारे सामने तो अप्सरा भी फीकी पड़ सकती है। वाकई मर्द की बॉडी में एक औरत का एहसास हो रहा है। तो डायना तुरंत ही उसे दूर ढकेल देती है। वो कहती, छोटे भाई यहाँ का मौसम काफी गर्म है, और शायद इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी वाइन को ठंडा कर देता हूँ, शायद इससे तुम भी ठंडे पड़ जाओ। अब टियानियो भी उस बोतल को गौर से देख रहा था। उसके आसपास डायना ने पूरा बर्फ जमा के रखा था। वो कहता है, लड़के तुम तो बहुत परफेक्ट हो, खूबसूरती और स्किल दोनों में भी। तब तक वहाँ पर लियोजिंग और शेनफिंग भी पहुँच जाते हैं। लियोजिंग इन दोनों से पूछ रहा था कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो टियानियो कहता है कि कोई बात नहीं, इस बंदे ने मेरे लिए वाइन चिल करके दी है, और अब तो इतनी ठंडी है कि प्याली से बाहर भी नहीं आ रही। अब ये लोग सोचने ही लगते हैं कि आगे उन्होंने क्या करना चाहिए, कि तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। उस धमाके को देखकर ही टियानियो भी समझ गया था। वो कहता है कि ये जो बुफान ने किया है वो यूंडियन पैलेस का सीनियर डिसाइपल है। फिलहाल वो यक्षा लीडर के साथ फाइट कर रहा होगा। हम दोनों एक साथ ही डेथ रोड पर आए थे, और तभी हम पर यक्षास ने अटैक कर दिया। जो बुफान ने कुछ यक्षास को तो मार दिया था, मगर उसका पहला यक्षा के लीडर से पड़ गया। जो बुफान ये नाम सुनकर बिली हॉन्ग कह रहा था कि मैंने इस बंदे के बारे में सुना है, ये एल्डर जू डा का बेटा है, चलो हम भी उसकी फाइट देखेंगे। इतना कहकर बिली हॉन्ग वहाँ से चला गया था। अब ये लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं, और अब हम देखते हैं यक्षा के खतरनाक लीडर को, जो बुफान पर जबरदस्त हमले कर रहा था। मगर बुफान भी कुछ कम नहीं था, वो उसके हर एक अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है। जिसके बाद वो अपनी स्पीयर को गोल गोल घुमाते हुए सीधा उस लीडर पर अटैक करने चला जाता है, मगर उस यक्षा लीडर ने उसके हमले को रोक दिया था। ये दोनों भी अपनी अपनी पूरी पावर का यूज करके एक दूसरे को हराने की फिराक में थे। अब इससे पहले कि वो डीमन
डीमन उस पर हमला कर पाए। बेली हॉन्ग ने उसे चेन्स में जकड़कर बहुत दूर फेंक दिया था। तब तक बुफान भी जमीन पर आ चुका था। उसके पीछे पीछे बेली हॉन्ग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कह रहा था मैं बेली हॉन्ग हूँ और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, नहीं तो यक्षा लीडर आप पर हमला कर देता। जिस पर बुफान गुस्से में कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से दफा हो जाओ। इतना कहकर वो बेली हॉन्ग पर एक स्लैश अटैक कर देता है, लेकिन समय रहते सीनियर शेनफेंग ने उसे अपनी चेन्स में जकड़कर पीछे कर लिया था, जिस वजह से वो बुफान के अटैक से बच जाता है। इधर यक्षा लीडर और बुफान में दोबारा से फाइट शुरू हो गई थी, जिसे सभी लोग गौर से देखने लगते हैं। बेली हॉन्ग शेनफेंग से कह रहा था कि सीनियर देखिए ना, मैं तो उसकी मदद करने गया था, लेकिन उसने उल्टा मुझ पर ही हमला कर दिया। जिस पर शेनफेंग कह रहे थे हाँ, और मैंने एक बार फिर से तुम्हारी जान बचाई, लेकिन तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। तभी लियो जिंग बेली हॉन्ग से कह रहा था कि बुफान की शूटिंग स्किल काफी अच्छी है और दूर से ही किसी पर भी हमला कर सकता है, इसलिए बेली हॉन्ग तुमने उसके पास नहीं जाना चाहिए। इधर बुफान ने उस यक्षा लीडर पर जबरदस्त हमला कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी टियानियो भी कहता है कि ये बंदा बहुत टैलेंटेड है, इसका शूटिंग इंटेंशन देखने लायक था और इसी वजह से बुफान यूंडियन पैलेस का इलाइट डिसाइपल बनने के काबिल है। जिस पर डायना कह रही थी कि ये तो एक मामूली सा डिसाइपल है। वेल उनकी बातें बुफान ने सुन ली थी, इसलिए वो डायना पर अटैक करने आ जाता है, मगर लियो जिंग तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेकर बीच में आ चुका था। अब लियो जिंग उससे कहता है भाई हम सभी एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो भला तुम अपने ही लोगों पर हमला क्यों कर रहे हो। जिस पर जो बुफान कहता है कि मेरे सामने तुम सभी लोग कचरा हो, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपना वेपन डायना की तरफ पॉइंट करते हुए पूछ रहा था कि ये कौन है, इसे तो मैंने पहली बार देखा है। अब यहाँ से बाहर जाते ही मैं मेरे फादर से पूछूंगा कि आखिर तुम कौन हो। और तभी हम देखते कि वहाँ पर एक इवल एनर्जी आना शुरू हो चुकी है, वो डायना के पीछे जमा हो रही थी। इधर डायना बुफान से कह रही थी कि मुझे लगा था कि तुम्हारे फादर ने तुम पर काफी अच्छे संस्कार किए होंगे, मगर तुम तो एक नंबर के बदतमीज हो। तब तक उस इवल एनर्जी से वहाँ पर एक डेमोनिक क्लॉ तैयार हो चुका था। अब इससे पहले कि वो क्लॉ डायना पर अटैक करे, उसने वहाँ पर बर्फ की दीवार बना दी थी और फिर उसी की आड़ में लियो जिंग उस क्लॉ पर अटैक कर देता है। डायना बताती है कि ये डार्क लॉर्ड है, ये यक्षा की बॉडी में रिसाइड करते हैं। अगर कोई यक्षा मारा गया तो फिर इन्हें नया शरीर नहीं मिलता। और तभी बेली हॉन्ग अपने डैगर को समन करके कहता है कि दोस्तों अब देखो मेरा कमाल। जिसके बाद वो डार्क लॉर्ड पर अटैक करने चला जाता है। उसने उन पर कई सारे ट्रू एसेंस के अटैक किए थे, मगर थोड़ी देर में उसे रियलाइज होता है कि उसके अटैक यूजलेस थे। अब वहाँ पर एक और क्लॉ आ जाता है, जिससे बुफान फाइट कर रहा था। वो बेली हॉन्ग से कहता है कि तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, इसी वजह से इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। और अब बुफान ने उस डार्क लॉर्ड को खत्म कर दिया, मगर थोड़ी देर में वो इवल पावर उसे अपने चपेट में ले लेती है। इधर टियानपी उसकी मदद करने के लिए अपना पाम क्रिएट करके उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर अभी भी बुफान की बॉडी में वो एनर्जी जा ही रही थी। तो डायना सबको बताने लगती है कि एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करके हमारे ट्रू एसेंस को खा लेती है, इसलिए इससे थोड़ा बच के रहो। साथ ही डायना ने बुफान को भी बर्फ में जमा दिया था ताकि वो एनर्जी उसके अंदर ना जा पाए। वहीं दूसरी तरफ शेनफेंग पर भी कुछ एनर्जी अटैक करने की कोशिश करती है, मगर बेली हॉन्ग ने जाकर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कह रहा था बड़े भाई देखो इस बार मैंने आपकी मदद की है। अब ये लोग उस एनर्जी से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वहाँ पर डार्क एनर्जी बढ़ती ही जाती है। इसलिए लियो जिंग फैंटम ऑफ द डीमन को एक्टिवेट करके अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है, जो सारे मिलकर उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।